देखो आयनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एसिड और बेस को किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और इसमें वो भी समझे लास्ट में हम लोगों ने कुछ अलग चीज़ें जैसे लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में पहले हम लोग ये समझेंगे एसिड और बेस के थोड़े ऑर्डर के बारे में। थोड़ा सा मिक्स है, मतलब इसमें एग्जाम मतलब मैं थोड़ा सा मतलब देखो एसिड और बेस के ऑर्डर पे तो आगे एक अलग से पूरा चैप्टर ही आएगा एक्चुअल में। तो अभी लेकिन हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, और आप पूछ सकते हो सर किसके अकॉर्डिंग बताना है, एरिनेस के अकॉर्डिंग या ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। तो वैसा कुछ नहीं है, ये एक जनरल है, हम लोग इसमें कुछ मेंशन नहीं कर, एक नॉर्मल बातें करेंगे कि एसिड और बेस के बारे में कुछ नॉर्मल बातें, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर। तो हम लोग कुछ बेसिक ऑर्डर के बारे में यहाँ पे करेंगे, अभी कुछ बेसिक के करेंगे, डिटेल में आगे करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। तो ऑर्डर मतलब कि वही कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब तो ये होगा कि जो जल्दी H+ दे और जो ज़्यादा दे, मतलब ज़्यादा दे मतलब कि ज़्यादा डिसोसिएट हो, और प्लस क्या हो आपके पास जल्दी दे, ठीक है। तो इसमें नीचे कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो देखो है क्या कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट, तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो कुछ पॉइंट लिखते रहते हैं जो आपको अभी पता होना चाहिए। मतलब मैं अभी आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ नहीं बताने जा रहा, मैं अभी आपको बस फंडामेंटल या बेसिक चीज़ें बताने जा रहा जो पता होना ही चाहिए एक्चुअल में। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, लिखो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल acidity increases. As we move left to right in periodic table, acidity increases. CH4 अमोनिया, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड HF, ठीक है। बस अभी आप ऑर्डर लिखते रहो, हो गया। फिर इसमें नीचे आते हैं आपके पास ठीक है। तो ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर होगा। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। ये अब देखो है क्या इसमें कि एसिड जो होते हैं एक्चुअल में वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। अब बोलोगे सर पहले तो बहुत टाइप के बता रखा, अब कौन से दो टाइप बचे हैं। मतलब देखो एक ऐसा होगा अगर एसिड में हाइड्रोजन नहीं है। देखो पहले कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते। एसिड जो है मतलब सर ऑक्सीजन नहीं है तो इसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। मतलब हाइड्रोजन तो होगा ही होगा पर ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड में क्या होगा, डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, नो ऑक्सीजन, लाइक HCl, HBr, HI, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एसिड्स, और हाइड्रा, और दूसरा क्या होता है ऑक्सी एसिड। तो ये क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। वैसे मोस्ट ऑफ द एसिड ऑक्सी एसिड्स ही होते हैं, लाइक H2SO4, H3PO4, ठीक है, HNO3, ठीक है, कुछ ऐसे आपके पास, ठीक है। तो कुछ हम लोग पॉइंट इसमें लिखते हैं, कुछ समझते हैं, ठीक है। देखो अभी ज़्यादा रीज़न मत पूछना कि क्या है, अभी बस कुछ ऑर्डर लिखते रहो। रीज़न आपको आगे बताया जाएगा, बस कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल कुछ पता होने चाहिए। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड, इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड as we move top to bottom, as we move top to bottom in periodic table acidity increases. In case of hydra acid, as we move top to bottom in periodic table acidity increases. तो एसिडिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। देखो टॉप से आप जब बॉटम आते हो तो फिर जो एसिडिटी होगा वो इंक्रीज करेगा। कंडीशन ये है कि हाइड्रा एसिड होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। मतलब कि HF से स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये ध्यान रखना, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr,
और उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, ये एसिडिटी ऑर्डर है। H2O से स्ट्रॉन्ग एसिड H2S। देखो H2O को अब आप बोलोगे सिर्फ ऑक्सीजन यार, H2O को छोड़ दो, H2O को छोड़ के ध्यान दो, H2O को इतना ध्यान मत दो, वैसे नहीं होना चाहिए HNO3 या फिर H2SO4, बस वाटर हो सकता है। तो H2SE या फिर अमोनिया से स्ट्रॉन्ग एसिड है PH3। तो टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता है, ठीक है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे बस यही लॉजिक है कि टॉप से बॉटम आने पे मतलब एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड नहीं होना चाहिए, हाइड्रा एसिड होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड as we go top to bottom in periodic table acidity decreases। ये ध्यान रखना है कि एसिडिटी हर कम होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है वो फॉस्फोरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है, और जैसे HClO4 जो है HbRO4 से स्ट्रॉन्ग है और ये HiO4 से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपको ऑर्डर लिखना है। तो मतलब अभी तक जो बताया वो समझो। देखो कोई भी एसिड अगर आप टेबल में देखो लेफ्ट से राइट जाते हो, कोई भी एसिड हो तो एसिडिटी बढ़ता है। एक्चुअल में टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हो एसिडिटी बढ़ता है, कोई भी एसिड हो। और एक्चुअल में इसका रीजन ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वैसे टॉप से बॉटम मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है। कोई भी एसिड लेफ्ट से राइट जाओगे एसिडिटी बढ़ेगा, कोई भी एसिड हो, ठीक है। पर अगर आप टॉप से बॉटम आते हो, कहाँ टॉप से बॉटम आते हो, तो अगर हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड का मतलब ये है कि वहां पे हाइड्रा एसिड का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके केस में क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज करता है। देखो लेफ्ट से राइट कोई भी एसिड एसिडिटी इंक्रीज करेगा। टॉप से बॉटम आते वक्त क्या, टॉप से बॉटम जब आते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं है तब एसिडिटी बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप टॉप से बॉटम आते हो और अगर ये ऑक्सी एसिड है मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन है, तो एसिडिटी कम होता है। टॉप से बॉटम आने पे एसिडिटी कम होता है ऑक्सी एसिड के केस में, जो भी लिखवाए थे, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बस ये अभी ऑर्डर ही थोड़ा बहुत लिख लो। और वही भाई किस रीजन, अरे रीजन वजन अभी मत समझो, रीजन वजन आगे आएगा। भाई हम लोगों के चैप्टर में पीएच पढ़ना है, बस बेसिक फंडामेंटल कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ बेसिक फंडामेंटल। इसमें एक नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता है एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, समझे। जैसे कि HClO, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO2, फिर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO3, फिर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4, HNO2 एक्चुअल में, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, ठीक है। और जैसे क्या होगा H2SO3, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगा, ठीक है। ये अब इसमें देखो केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शन के कभी कुछ होता है, नहीं होता ना ये, तो एक्सेप्शन, एक्चुअल में एक्सेप्शन के पीछे भी रीजन है, पर रीजन अभी नहीं कर रहे, बस अभी याद कर लो चीजें। तो अभी हम लोग फंडामेंटल चीजें करें जो भी आपको पता होना चाहिए। H3PO4 से स्ट्रॉन्ग एसिड है H3PO3 और इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है H3PO2, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, और एक चलो कार्बन में भी कर लेते हैं HCOOH, अरे इसको ऐसा लिख सकते हो H2CO2, मतलब ये एक ही है,
और इससे मतलब सॉरी, इससे वीक एसिड है ये H3CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड वीक है आपका फॉर्मिक एसिड से, और जबकि देखो तो आप ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन ज़्यादा, तो बिना एक्सेप्शन के काम कहाँ चलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिख लो, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये कुछ बेसिक बातें, मतलब कुछ बेसिक ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ और चीजें भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नोट करके लिखते रहो कुछ पॉइंट, या फिर आगे के लिखो। जैसे कि एक है BF3, इसमें एक नीचे क्वेश्चन लिखो, नीचे लिखो कंपेयर द एसिडिटी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 BI3। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3। ऑलरेडी वैसे ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, पर फिर से देखते। देखो है क्या, ये सारे के सारे क्या है, लुईस एसिड। अब ऐसे समझो, देखो एसिड का मतलब लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन कमी होनी चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। तो देखो BF3 के केस में क्या होता है, इसका साइज छोटा है, तो जहां पे क्या है, अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, और आयोडीन के केस में बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो जब बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, बोरॉन खुश हो गया, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, बोरॉन खुश हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा हो गया तो एसिड नहीं रहा। अरे एसिड वो अच्छा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। ये तो बैक बॉन्डिंग करके इसको ऑक्टेट पूरा कर दिया, बोरॉन को खुश कर दिया, बोरॉन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं भाई, तो एसिड ही नहीं रहा। तो एसिड तो वो होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो गई, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होगा, साइज बढ़ा, बैक बॉन्डिंग कम, तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो बोरॉन की एसिडिटी हाई रहेगी। तो इसमें नीचे लिखते हैं इसका रीजन, मतलब पहली बात तो इधर जाने पे क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखो as we go from fluorine to iodine, size of halogen increases, so extent of back bonding, size of halogen increases, so extent of back bonding decreases. So in case of fluorine back bonding is good, मतलब अच्छा हो रहा है बैक। so in case of fluorine back bonding is good due to small size of fluorine. So in this case octet of boron is completed, whereas in case of iodine due to large size of iodine back bonding is not very effective, so boron have incomplete octet, so it remains acid. तो अब इसमें नीचे लिख लो, इधर से इधर जाने पे क्या होता है, जो बैक बॉन्डिंग है वो डिक्रीज करता है, तो नहीं मिल रहा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाया, तो एसिडिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एसिडिटी आपका इंक्रीज करता है, ये आपको ध्यान रखना, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। तो Bi3 की एसिडिटी ज़्यादा होती है और BF3 की एसिडिटी कम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपके इसमें ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बोरॉन के केस में ध्यान रखना है कि एसिडिटी आपका हाई होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल है H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, तो इसका भी आपका ध्यान रखना है कि बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो ये भी एक लुईस एसिड है, ध्यान रखना। एक्चुअली बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो लिख लो बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड बिकॉज ऑक्टेट ऑफ बोरॉन इज इनकम्प्लीट।
ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आपको लोगों को ध्यान रखनी थी। ठीक है, कुछ ऑर्डर के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में देखो एक कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो इसको भी लिख लेते हैं एक्चुअल में, तो जिसका हमें लोगों को बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा। तो नीचे लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड कैसे, मतलब ये हेडिंग लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड कैसे पहचानेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक। देखो सबसे पहले जो एसिड पूरा मतलब डिसोसिएट होता है, जिसका अल्फा 1 होता है, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज 1 इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो आपका वीक एसिड, वीक एसिड लिखो, लिखो दिस टाइप ऑफ एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, इन दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज लेस देन 1। तो यहां पे एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, कैसे, नीचे लिखो, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखोगे, इसके अलावा कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, HCl, HBr और HI। हाइड्रा एसिड में मतलब कि जहां ऑक्सीजन नहीं होती, इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ही नहीं, बाकी सब वीक एसिड है। हाइड्रा एसिड में इसके अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, बाकी सब वीक एसिड है। ठीक है, ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। ऑक्सी एसिड को हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी स्ट्रॉन्ग एसिड, अदरवाइज वीक एसिड होगा। ठीक है, ये क्या है इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास है HNO3, तो इस तरीके से अरेंज करना है, मतलब क्या है OH N और O2, ये जो लिखा है मैंने इसको वही क्या उधर भेज दिया। अरे ये मतलब देखो पहले फॉर्मूला रहा होगा HNX और OM, ये रहा होगा। अरे फॉर्मूला ऐसा ही होता है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, OH को मैंने कर दिया N और X और फिर O को कर दिया M-N। अरे यही किया, देखो ये 1 था और मैंने उधर भेज दीजिए, तो देखो ये 2 आ रहा है ना, ये डिफरेंस, ये जो आपका डिफरेंस देखो 2 आ रहा है। तो ये 2 आने का मतलब ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने यही मतलब आप क्या होगा, कोई भी ऑक्सी एसिड होगा ऐसे लिखना, OH को कर लेना और O लिख देना। अगर ये वैल्यू 2, ये 2 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किसी को भी करके देख लेना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये ऐसे आप जैसे मान लो कि HClO4, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो 3 ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख देता हूं, उनको याद कर लो, उसके अलावा कोई और बचेगा तो वो वीकी एसिड होता है। तो जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, ये आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड या फिर परक्लोरिक एसिड या फिर HbRO4, मतलब यही सब, इससे ज़्यादा आपको दिखाए HiO4, बस यही सब दिखाई देगा। ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गया। इसमें फिर नीचे लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड के एग्जाम्पल लिखते हैं। हाइड्रा एसिड वाले जितने बच गए, HF, मान लो वाटर भी लेना चाहो, H2S, PH3, ठीक है, कोई भी। और ऑक्सी एसिड में नाइट्रिक के अलावा जो बचा था नाइट्रस एसिड,
सल्फ्यूरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इसमें गायब है। तो देखो एक बात को ध्यान रखना, बचपन से अगर आप कोई एसिड सुना है या पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है। एक्चुअली में सारे के सारे वीक है, पर इन तीनों में ये बेटर है, इससे वीक इससे है, तीनों वीक पर वो ज़्यादा बेटर है। कैसे पता चले? अरे अल्फा से, जिसका अल्फा ज़्यादा उसका डिसोसिएशन ज़्यादा, वो ज़्यादा बेटर है। तो अल्फा के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई और एसिड आया, यहाँ इसमें एक और लिख लो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब आप लोगों को पता चल गया, मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के फर्स्ट लेक्चर में वैसे बताया था। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ पे नॉर्मली कार्बन के एसिड्स होंगे। देखो ऑर्गेनिक का मतलब वो होता है जो लिविंग थिंग में मिलता है। हमारी बॉडी में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो ही नहीं सकता। अरे हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बॉडी ही नहीं बचेगी, बॉडी पूरी मेल्ट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड में तो ये होता है मार्कर को भी डिप करोगे तो मार्कर गायब हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वीक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो लिविंग थिंग के अंदर मिलते हैं, तो जो हमारे बॉडी में मिलते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वीक होते हैं। तो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एसिड वीक एसिड होते हैं। ठीक है। बेस में आते हैं, नीचे लिखो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है। तो देखो कैसे पहचानो, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिख दिया। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल पहले सुन लो, बेस के पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिख दिए। आपको कोई नया एसिड अगर मिलता है, कोई भी नया एसिड मिलता है तो वैसे वो वीक एसिड होगा। मतलब कोई भी नया मिला, मान लो HCN, वैसे वो ऑर्गेनिक एसिड है, वो वीक एसिड। मतलब कि अगर आपको कोई भी नया एसिड मिला तो वो वीक एसिड होगा। बस स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लेना, HCl, HBr, HI, इसके अलावा H2SO4, HNO3, वो जो लिख दिए थे। उसके अलावा कोई भी नया एसिड बचेगा मिलेगा तो ध्यान रखना वीक ही एसिड है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत लिमिटेड है। अब नीचे भाई लिखो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो बेस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें लिख लो अल्फा इज इक्वल टू 1। फिर नीचे लिखो बेस विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इज नोन एज वीक बेस, और इसमें लिख लो अल्फा लेस देन 1। ठीक है। अल्फा इनका क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है। ये अब कुछ बातों को देखो ध्यान रखना है। देखो जो एल्किली मेटल है और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनके सबके सारे बेस स्ट्रॉन्ग है एक्सेप्ट बेस ऑफ लिथियम एंड आपका बेरिलियम। देखो बेस के बारे में भी ऐसा होता है, टॉप से बॉटम आते हैं, एसिडिटी मतलब बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट लिखना चाहो तो लिखो नीचे लिखो एस वी गो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल बेसिसिटी इंक्रीजेस। बेसिसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। तो मैं ऑर्डर पे फोकस नहीं कर रहा, ऑर्डर तो आगे पढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ वो बातें बताना चाह रहा हूँ जिसका इस चैप्टर में यूज है बस। तो उसमें नीचे लिखो ऑल द बेसिस ऑफ एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्ट बेस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। एक्सेप्ट बेस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। इसके अलावा एक्चुअल में कोई स्ट्रॉन्ग बेस है भी नहीं। तो नीचे लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम का बेस हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनमें ऑर्डर भी लिखना होगा तो बेसिसिटी बढ़ती रहती है। ठीक है। सब ये है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस CaOH ट्वाइस तो लाइम होता है। ठीक है। और फिर अब नीचे हम लोग करते हैं इनका अल्फा 1 से कम होता है।
ठीक है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। तो ये सब कैसे होंगे, ये सब आपके पास होंगे वीक बेस, ठीक है, ये वीक बेस और ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब हम लोग देखो चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने काफ़ी एसिड बेस समझ लिए, काफ़ी चीज़ें कर ली, अब चैप्टर में स्टार्ट करने का टाइम आ गया। तो इस चैप्टर में देखो मेनली क्या निकालना होता है, पीएच, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, नीचे लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, ठीक है। देखो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी लिखो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, ये होता है। कुछ बातों को समझना जरूरी है। पहले ये जो H प्लस जो है ये होता है मोलरिटी। तो आगे कुछ भी करने के पहले मैं आपको ये बोलूंगा, मतलब मोलरिटी ऑफ H प्लस है। आगे कुछ भी करने के पहले मैं आपको ये बोलूंगा क्या मोल कॉन्सेप्ट में जाके मेरा जो मोलरिटी वाला जो लेक्चर है उसको पूरा देखो, सिर्फ मोलरिटी वाला, क्योंकि आगे हम लोग जो करने वाले हैं मोलरिटी, मतलब उसमें मतलब आगे जो करने वाले हैं उसमें क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ पड़ेगा मोलरिटी का। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ भी करने के पहले जाकर मोलरिटी के लेक्चर को पूरा देखो, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला आगे, ठीक है। ये तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, और H प्लस का मतलब होता है मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस का मतलब होता है मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन जो होता है, ये पीएच का मतलब होता है, ठीक है। ये तो अब देखो ये सब, अब आप बोलोगे सर ये है क्या एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में जब भी P वर्ड बोला जाए इसका मतलब होता है माइनस लॉग, ये P का मतलब होता है। एक्चुअल में P क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर फिर मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका मतलब एक्चुअल में होता है, मतलब P मीन्स पोटेंशियल। देखो एक बात याद करो, मैंने कई बार पहले बोला हुआ कि केमिस्ट्री में जर्मन वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जर्मन वर्ड पी का मतलब होता है पोटेंश, जिसका मतलब है लिख लो इट इज अ जर्मन वर्ड, इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन पावर। तो एक्चुअल में पी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बी का मतलब पी का मीन्स है पोटेंस, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम मतलब मीनिंग होता है पावर। या पी का मतलब आप समझोगे माइनस लॉग, ये पी का मतलब होता है माइनस लॉग, ठीक है। पी का मतलब आपको होता है माइनस लॉग। और पीएच का ये जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है, ये कॉन्सेप्ट गिवन नीचे लिखो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। तो सोरेनसन एक साइंटिस्ट था जिसने, अरे जर्मन साइंटिस्ट था जिसने ये सारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। केमिस्ट्री में याद रखना जर्मन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। पी देखो ये सब मैंने बता दिया किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या फुल फॉर्म है, मतलब क्या फुल फॉर्म है इसका, लेकिन आपको पता है तब भी ठीक है, नहीं पता तब भी कोई, मतलब कई बार होता है लोग पूछते हैं पी का मतलब क्या, पी का मतलब पोटेंस है जिसका मतलब पावर होता है। ये आपको किसी एक्चुअल में काम का नहीं है, मतलब आपको अगर मीनिंग पता है तब भी ठीक, नहीं भी पता तब भी चलेगा। ये इसका मतलब आपको मतलब नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो नीचे इसमें लिखो P इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर विच ऑलवेज मीन्स माइनस लॉग। माइनस लॉग अगर आपको कभी भी चैप्टर में P दिखाई दे तो इसका मतलब आपको समझना माइनस लॉग, मतलब जैसे मान लो कि देखो मान लो अगर आपके पास कभी लिखा है, जैसे समझ लो मान लो ऐसा लिखा है POH, तो इसका मतलब होगा माइनस लॉग OH माइनस। अरे OH मतलब माइनस पे चार्ज -1 होता है। अगर कभी लिखा है PKA तो इसका मतलब होगा माइनस लॉग KA क्या होगा, KA आपका एक कांस्टेंट होगा, एसिड का कांस्टेंट आगे आएगा। अगर कहीं लिखा है PKB तो इसका मतलब होगा माइनस लॉग KB, मतलब ये सब कांस्टेंट है। अगर कहीं लिखा है PKW तो इसका मतलब होगा माइनस लॉग KW, मतलब P का मतलब होगा माइनस लॉग, ठीक है। तो P का मतलब P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका मतलब होगा माइनस लॉग, ठीक है, याद रखना माइनस लॉग। अब कई बार लोग मेरे से बोलते हैं या पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, मतलब माइनस लॉग क्यों किया गया। देखो सबसे पहले ये बात समझो, हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं या फिर जो चीजें करते हैं, मतलब साइंस, मतलब पहले देखो साइंस का क्या है मतलब, देखो साइंस में जो चीजें पढ़ी जाती है वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है कि किसी को भी भाई समझ में आ जाए, मतलब किसी को भी, मतलब कोई लेमैन भी हो उसको भी समझ, मतलब कोई आम जनता हो उसको भी समझ में आ जाए कि ये है क्या।
देखो अगर आप ऐसा कन्वर्ट नहीं करोगे तो एक्चुअल में आम जनता को कभी समझ में ही नहीं आएगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, आप समझाता हूं मैं आपको क्या है इसका मतलब। देखो एसिडिटी आपको बचपन में पढ़ा दिया, क्लास 8, 9, 10 में पीएच पढ़ा दिया कि पीएच 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। किसी को भी समझ में आ गया, किसी को भी समझ में आ गई ये। पर एक्चुअल में अगर ये नहीं किया जाता तो किसी को समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअल में है क्या। तो साइंस में क्या करते हैं हम लोग, चीजों को ऐसा लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाए। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक मान लो सोल्यूशन है, वो 10⁻⁻⁴ मोलर HCl। बस मैं आपको एक ऐसी कुछ बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब यहां से वही HCl टूट जाएगा और H+ बनेगा, ये बनेगा 10⁻⁻⁴m। अगर मैं किसी को बोलूँ वो एसिडिक है 10⁻⁴m, ये 10⁻⁴ जो है ये आधा, मान लो अगर आप मतलब किसी को पढ़ाओ, मतलब अरे मान लो कोई रिक्शा वाला है, मान लो कोई सब्जी, तो उसको 10⁻⁻⁴ ही नहीं पता होगा। मतलब लोग पढ़े होने के बाद, लिटरेट होने के बाद भी इसका मतलब, अरे लिटरेट क्या, मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लास 11 में बच्चे आते हैं उनमें से आधों को नहीं पता होता कि ये 10⁻⁻⁴ का क्या मतलब है। तो 10⁻, अगर मैंने -4 बोला तो ये समझ में ही नहीं आएगा लोगों को कि ये क्या है इसका मतलब। अब देखो इसकी जगह अगर अभी लिख दे pH इक्वल टू क्या होता है, -log 10⁻⁻⁴, पावर आपको पता है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4 और ये होगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये देखो ये होगा 4। तो ये समझना देखो कितना डिफिकल्ट था और ये समझना कितना ईजी। 4 मतलब एसिडिक। तो इससे क्या होता है, आप फील कर सकते हो कि ये एसिडिक है। तो साइंस में क्या होता है कि ये जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म होते हैं इनको लॉग के हेल्प से सिंपल टर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो किसी को भी समझ में आ जाए। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि माइनस लॉग लेने के पीछे रीजन ये है कि जो भी हमारे मतलब होता है सोल्यूशन में, जो भी कंसंट्रेशन होता है, जो भी मोलरिटी होती है, तो जो भी मोलरिटी होती है, जो भी कंसंट्रेशन होता है, माइनस लॉग लेने से वो इस तरीके से बन जाता है कि वो आम जनता को भी समझ में आ जाए। तो चीजें जो होती है वो जो साइंस के जो टर्म होते हैं जिनका रियल लाइफ में यूज होता है, साइंस के वो टर्म जो रियल लाइफ में यूज होते हैं उनको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है कि सबको समझ में आ जाए। अभी अगर मान लो -10⁻³ मोलर बोले कि एसिडिक है तो किसी को नहीं समझ में आएगा। तो साइंस में ऐसा किया जाता है कि हम लोग चीजों को ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि जो आम जनता को समझ में आ जाए। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं और बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। देखो एक स्केल होता है दैट इज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, रिश्टर स्केल जो भी बोलते हो, वैसे मैं तो रिक्टर स्केल पढ़ता हूँ। अरे रिक्टर स्केल जो आपका अर्थक्वेक को मेजर करता है। ठीक है, एक स्केल होता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल, जो क्या करता है, जो अर्थक्वेक को मेजर करता है। ठीक है, एक्चुअली में रिक्टर स्केल जो होता है सबको पता ही होगा कि मतलब आता है भूकंप आता, मतलब अर्थक्वेक आया तो बोलते ना न्यूज़ में आता है कि अर्थक्वेक 5 आया, अर्थक्वेक 6 आया। किसी को नहीं पता, मतलब पूरी दुनिया में मतलब 99% लोगों को नहीं पता क्या होता है। पर जब भूकंप आता है तो बोलते ना अरे भाई भूकंप आया 6 लेवल का। मीनिंग भले पता ना हो क्या है, अच्छा 6 लेवल का है तो लगता है अच्छा ठीक है, ठीक है स्ट्रॉन्ग। 5 लेवल का अच्छा वीक है। 7 बहुत मतलब मान लो अर्थक्वेक आया 7, लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले मीनिंग ना पता हो पर हमको 5, 6, 7 से आइडिया लग जाता है। देखो होता क्या है, रिक्टर स्केल जो होता है एक्चुअल में, मतलब ये जो होता है रिक्टर स्केल, ये एक्चुअल में होता है जो होता है लॉग टाइम क्या होता है, आई मतलब कि आई इज इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अरे इंटेंसिटी मतलब वही कि कितना मतलब वो इंटेंस, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, मतलब देखो लॉग लेने से क्या होगा, जैसे मान लो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, एक एग्जांपल समझना। इंटेंसिटी अगर 10⁵ है तो उसका स्केल में वैल्यू क्या होगा, वही मतलब रिक्टर स्केल, मतलब उसका रिक्टर स्केल में वैल्यू कितना होगा, और इसको रखोगे 10⁵ तो 5 आएगा। अगर उसका इंटेंसिटी 10⁶ है तो रिक्टर स्केल में उसका वैल्यू हो जाएगा 6। अब देखो मान लो अर्थक्वेक आया, उसका इंटेंसिटी है 10⁵। अगर कोई न्यूज़ पढ़ने वाला बोले कि अर्थक्वेक आया 10⁵, मतलब 1 लाख अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक, तो लोग डर जाएंगे अरे कितना बड़ा वैल्यू है।
तो ऐसा वैल्यू अगर आप बताओ 1 लाख आया, 2 लाख, मतलब अर्थक्वेक आया उसका लेवल है 10 लाख का, तो लोग और भाई कितना स्ट्रांग अर्थक्वेक है। तो ये सब वैल्यू क्या है कि बहुत बड़ी है, तो इनको क्या है समझना, या फिर आप अगर बोलोगे तो लोगों को उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, फिर लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से लॉग की हेल्प से हम लोगों ने इसको छोटा कर दिया। तो जब इंटेंसिटी 10⁵ होता है तो इसको 5 कर दिया जाता है, ये 10⁶ को 6 कर देते हैं। एक चीज़ आप इसमें गौर करो, 10⁵ से 10⁶, ये 10 टाइम बढ़ गया है, 10 टाइम बढ़ गया। तो एक्चुअल में होता ही है, जब अर्थक्वेक की वैल्यू जब 5 से 6 आती है तो अर्थक्वेक का लेवल 10 टाइम बढ़ता है, 10 टाइम बढ़ता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो लॉग टाइम होता है। मतलब मैं आपको बताने ये चाह रहा हूँ कि साइंस में क्या होता है, जो वैल्यू बहुत बड़ी होती है उसको छोटा कर दिया जाता है लॉग की हेल्प से, जब जो बहुत छोटा होता है उसको माइनस लॉग लेके बड़ा कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं, जिससे आम जनता को समझ में आ जाए। तो जो चीज़ें, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आम जनता को समझाना है, पर वो चीज़ें जो आम जनता को यूज़ पड़ता है, जो मतलब जिनके बारे में उनको जानने का मन करता है, जिनको उनको पता होना चाहिए, तो वैसी चीज़ों को क्या होता है लॉग की हेल्प से हम लोग छोटा या बड़ा कर देते हैं। तो जैसे रिक्टर स्केल में क्या होता है, इंटेंसिटी के आगे लॉग लेके बड़ी वैल्यू को छोटा वैल्यू बना देते हैं। और याद रखना कि जब अर्थक्वेक 5 से 6 जाता है तो लेवल उसका 10 टाइम बढ़ता है, जब 6 से 7 जाता है तो उसका लेवल 10 टाइम बढ़ता है, या जब 5 से 7 आता है एक्चुअल में अर्थक्वेक का लेवल 100 टाइम बढ़ता है। तो होता यही कि 4 या अगर 4 लेवल का अर्थक्वेक मान लो कहीं आया तो किसी को फील भी नहीं होता है, 5 लेवल का अर्थक्वेक आता है तो हल्का सा फील होता है, 6 लेवल का अर्थक्वेक आएगा थोड़ा बहुत डैमेज होगा, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, जैसे जो कमजोर बिल्डिंग होंगे, पुराने बिल्डिंग्स होंगे, जो झोपड़ी मतलब वही झुग्गी झोपड़ी, अरे जो होते हैं ना पुराने, जिसको खोली बोल सकते हैं, जो पुराने बिल्डिंग होंगे जो मजबूत नहीं होगा वो गिर सकते हैं। मतलब 5 में तो थोड़ा बहुत फील होगा, कुछ होता है नहीं, 6 में क्या होगा, पुराने बिल्डिंग्स गिर सकते हैं, जो कमजोर बिल्डिंग होंगे, जो झोपड़ी होंगे वो गिर सकते हैं। पर जब अर्थक्वेक लेवल जब 7 होता है, 6 से 7 जाएगा 10 टाइम ज़्यादा, तो वैसे केस में जो सिटीज जैसे नासिक है, मुंबई है, मान लो दिल्ली है, आदि से ज़्यादा सिटी इंडिया को तो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऐसे ही बने भगवान भरोसे, तो हाफ से ज़्यादा बिल्डिंग डैमेज हो जाएंगे इंडिया के। और 7 के लेवल पे होगा और 8 पे आया तब तो पूरा का पूरा सिटी साफ हो जाएगा। आजकल न्यू बिल्डिंग्स जो बन रही है उसमें अर्थक्वेक 8 तक का ध्यान रखा जाता है कि अगर 8 लेवल तक का अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग ना गिरे। मतलब आजकल ध्यान देते हैं, पर अभी कुछ टाइम से ध्यान दे रहे हैं, पर पहले नहीं दे रहे थे। पर और मैक्सिमम बिल्डिंग अभी थोड़ी ना बना है, कुछ 20-25 कुछ 50 साल पुरानी बिल्डिंग हो तो सब मोस्टली गिर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना 6 से 7 जाने पर 10 टाइम्स अर्थक्वेक बढ़ता है। तो लॉग का यूज करके हम लोग इंटेंसिटी को बड़ा से छोटा कर देते हैं, ऐसा किया जाता है साइंस में। और जो छोटा होता है उसको बड़ा करते हैं। तो माइनस लॉग लेने के पीछे रीजन ये है कि जो कंसंट्रेशन जो छोटा नजर आता है उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि देखो 10⁻⁻² m मोलर HCl है, ठीक है, मोलरिटी इतना। तो 10⁻⁻² क्या है, पढ़ना समझना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं माइनस लॉग ले लेते हैं और वो फिर नजर आता है 2। ठीक है, तो ये समझने पढ़ने में इजी रहता है। तो माइनस लॉग लेने के पीछे एक ही रीजन है, पीएच स्केल बनाने के पीछे एक ही रीजन है कि आम जनता को समझ में आ जाए। ठीक है, अब कुछ चीजें समझते हैं। देखो पीएच स्केल, देखो पीएच का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब कि ऐसा है कि जैसे HCl मान लो NaOH2 है, इसको पानी में मिलाओ, एक डाइल्यूट मतलब पानी में मिला डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो उसका पीएच 0 से 14 के बीच में होता है, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, हम लोगों का जो काम आता है वो। पर अगर आपके पास प्योर HCl है, अगर आपके पास प्योर H2SO4 है, तो उसका पीएच 14 से कम भी हो सकता है। मतलब ये ध्यान देने वाली बात है, पीएच 0 से 14 में कोई जरूरी नहीं, ये 0 से 14 होना कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है। कंसंट्रेटेड एसिड के केस में पीएच 0 से कम और कंसंट्रेटेड बेस के केस में पीएच 14 से ज़्यादा भी होता है। तो उसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन पीएच ऑफ सोल्यूशन इज बिटवीन 0 to 14, but in case of concentrated strong acid solution pH can be less than 0, that is
pH कैन बी नेगेटिव, pH नेगेटिव हो सकता है, pH कैन बी नेगेटिव, ऐसा होता है। मतलब अगर आप प्योर HCl लोगे, प्योर H2SO4 लोगे तो उसका pH 0 से कम होता है। फिर इसमें वही नीचे लिखो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेस pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी मोर देन 14, तो 14 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि pH स्केल 0 से 14 होता है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, स्ट्रॉन्ग के केस में 0 से कम, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 0 से कम, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 0 से ज़्यादा भी होता है ये। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे सब समझेंगे, चैप्टर में सब करेंगे। pH का मतलब होता है -log-H+। मोलैरिटी को एक बार रिवाइज जरूर कर लो, इसका हम लोगों को क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में क्या है यूज़ पड़ेगा। ठीक है, ये अब देखो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को क्या है कि ये जो pH स्केल ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, वाटर पे करना होगा रिसर्च। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे रोक लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से क्या करते हैं, पहले वाटर को समझेंगे, वाटर के बारे में करेंगे कि वाटर कैसे कैसे डिसोसिएट होता है, और फिर एसिड और बेस की pH निकालने स्टार्ट करते हैं। तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग pH को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि pH स्केल 0 से 14 के बीच में होता है, पर वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में 0 से कम, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 14 से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों बनाया गया है pH स्केल, क्योंकि ये आम जनता को समझ में आ सके। अगर आप पावर को माइनस में लिखोगे तो उसको समझने में पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और P का मतलब है पोटेंस, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म याद है तो ठीक, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं।